Hello children, good morning. I'm going to teach you third chapter of history, the Delhi Sultanate. In this chapter you will learn about the dynasty of the Delhi Sultanate and the system of administration of the Delhi Sultanate. Let's start. As we saw in the last chapter, Muhammad Ghori went back to Afghanistan after appointing his general Qutbuddin Aibak as the governor of his territory in India. प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोहम्मद गौरी ने सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया और इसके बाद वो अफ़गानिस्तान चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडियन टेरिटरी का गवर्नर अपॉइंट किया। गौरी वॉज एसेसिनेटेड ऑन हिज वे बैक इन 1206। गौरी को 1206 में एसेसिनेटेड यानी मार दिया गया। On hearing of Ghori death, Qutbuddin Aibak declared himself the Sultan of his master Indian territory. गौरी की डेथ का समाचार सुनने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जितनी भी इंडियन टेरिटरी थी उसका अपने आप को रूलर घोषित कर दिया। द स्टेट ही स्टैब्लिश केम टू बी कॉल्ड द दिल्ली सल्तनत। जो एम्पायर उसने बनाया उसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। द दिल्ली सल्तनत लास्टेड फ्रॉम 1206 to 1526 CE, a period of over 300 ईयर। दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से 1526 तक रही, तकरीबन 300 साल तक। During this period, it was ruled by the 5 successive dynasty, the Mamluk, खलजी, तुगलक, सैयद एंड लोदी। इन 300 सालों में 5 डायनेस्टी ने रूल किया। मामलुक थी, खलजी थी, तुगलक, सैयद और लोदी। दीज 300 ईयर इंट्रोड्यूस द मुस्लिम रूल इन इंडिया। इन 300 सालों में इंडिया में मुस्लिम रूल जो है इंट्रोड्यूस किया गया। लेट्स फोकस ऑन द मामलुक डायनेस्टी, जो कि पहली डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की। कुतुबुद्दीन ऐबक ascended the throne of Delhi in 1206. The dynasty that he established came to be known as the Mamluk. कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर 1206 में बैठा और जो डायनेस्टी उसने इस्टेब्लिश की थी उसको मामलुक बोलते हैं। मोस्ट ऑफ इट्स रूलर हैड स्टार्टेड ऑफ एंड स्लैब्स। अधिकतर जो रूलर थे इस मामलुक डायनेस्टी के वो गुलाम थे, इसलिए इस डायनेस्टी को स्लैब डायनेस्टी यानी गुलाम वंश भी बोला गया। Turkish ruler trusted their slaves like family and trained or chosen few military, social and administrative skill from a very young age. जो टर्किश रूलर थे वो अपने गुलामों के साथ फैमिली की तरह ट्रीट करते थे और उनको जो है काफ़ी यंग एज में ही वो लोग मिलिट्री, सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव में ट्रेनिंग देते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि फर्स्ट रूलर था मैमलुक डायनेस्टी के या दिल्ली सल्तनत का, वॉज एन एबल जनरल हु रेयरली लॉस्ट अ बैटल। वो बहुत कम युद्ध हारा था। ही वॉज अंडर हिज कमांड दैट गोरी आर्मी कैप्चर द एरियाज बिटवीन द रिवर यमुना एंड गंगा एंड डिफीटेड द राजपूत रूलर। कुतुबुद्दीन ऐबक के कमांड में जो गौरी की आर्मी थी उसने यमुना और गंगा के बीच का जो लैंड है उसको कैप्चर किया और बहुत सारे राजपूत राजाओं को डिफीट भी किया था। स्टूडेंट, ये मॉस्क्यू है, 2.5 दिन का झोपड़ा। मॉस्क्यू इन अजमेर, राजस्थान, वॉज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1199 CE, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया। ये सबसे प्राचीन मॉस्क्यू में से है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है इसका। इसमें कुछ हिंदू एंड जैन सिंबल भी हैं। इल्तुतमिश। ऐबक वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन इन लॉ शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ऐबक की डेथ के बाद उसका दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद जो है उसे बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। अ सीरीज ऑफ बैटल अगेंस्ट द राजपूत चीफ एंड द रूलर ऑफ लाहौर एंड सिंध। यहाँ लड़ाई उसको इसके अलावा इसके शासनकाल में मंगोल भी आक्रमण हुए जिसका सामना उसने किया। मंगोल लीडर चंगेज़ खान ने इस समय अटैक किया, who had overrun vast area of Asia in a short time span. चंगेज़ खान ने बहुत थोड़े ही समय में पूरे एशिया को रौंद दिया था। He nominated his daughter Rajia as the next Sultan of Delhi. शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को ही नेक्स्ट सुल्तान के रूप में नॉमिनेट किया था और अपने ज़िंदा रहते ही, क्योंकि उसको ऐसा फील होता था कि उसके बेटे जो है गद्दी के लायक नहीं है। रजिया वॉज wise and capable queen. She dressed like a man and rode an elephant while leading her troop. रजिया जो है काफ़ी कैपेबल क्वीन थी। वो मैन आदमियों की तरह कपड़े पहनती थी और एलिफेंट पर बैठ करके अपने ट्रुप को लीड करती थी। सी सक्सीडेड इन इस्टेब्लिशिंग लॉ एंड ऑर्डर इन एम्पायर थ्रू टैक्ट एंड डिप्लोमेसी। काफ़ी डिप्लोमेसी यानी कूटनीतिक तरीके से और टैक्टफुली अपने एम्पायर में उसने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया था। There was a group of nobles that was unwilling to accept a woman as their sultan.
इस समय दिल्ली की कोर्ट में यानी दिल्ली के दरबार में एक ग्रुप था 40 सरदारों का, जो टर्किश नॉवेल थे, जिन्हें चहलगानी बोला जाता था। ये काफ़ी पावरफुल थे। तो ये नॉवेल जो थे, सरदार जो थे, ये रजिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे सुल्तान के रूप में। मतलब इनको ये नहीं अच्छा नहीं लग रहा था कि औरत इनके ऊपर रूल कर रही है। द नॉवेल कंस्पायर्ड अगेंस्ट, इन जो नॉवेल्स थे, सरदार थे, इन्होंने क्या किया, उसके खिलाफ मतलब साजिश रची और हैड हर रिमूव इन 1240 और उसको 1240 में सिंहासन से हटा दिया गया। नसीरुद्दीन द यंगेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश फाइनली असेंडेड द थ्रोन इन 1248 सी। नसीरुद्दीन जो कि इल्तुतमिश का ही बेटा था, उसे जो है गद्दी पर बैठाया गया 1248 में। वैन नसीरुद्दीन डाइड इन 1266 सी, जब नसीरुद्दीन की डेथ हुई 1266 सीई में, तो जो बलवन था, नसीरुद्दीन का प्राइम मिनिस्टर था, असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसने भी लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छा से मेंटेन किया। इट वॉज ऑल्सो थ्रेटेंड बाय द मंगोल्स टू ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। इस समय भी मंगोल आक्रमण हुए, जिसको उसने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। बलवन अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, बलवन ने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अडेप्ट की। इसका मतलब होता है कंट्रोलिंग द पीपल थ्रू फियर एंड फोर्स, यानी लोगों को डरा धमका करके अपने कंट्रोल में करना। ही ब्रोक द पावर ऑफ चहलगानी। अभी मैं रजिया सुल्तान के समय आप लोगों को इस ग्रुप के बारे में बता रही थी कि इस ग्रुप के पावर को उसने, बलबन ने क्या किया, ख़त्म कर दिया। ही बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, उसने बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई। एन एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ स्पाई, उसने जो है जासूसों का एक नेटवर्क भी बनाया। उसने मजबूत किले बनवाए, स्टेब्लिश अ डिप्लोमेटिक टाई विद द मंगोल, और मंगोलों के साथ उसने बहुत ही कूटनीतिक रिलेशन बनाया। बलवन डाइड इन 1286, बलवन की जब डेथ हुई 1286, हिज डिसेंडेंट जो उसके वंशज थे काफ़ी कमज़ोर और वीक थे। तो इस तरह से दिल्ली का जो थ्रोन है, सिंहासन है, वो अब तुर्को अफ़गान फैमिली के हाथों में आ गया, जो कि खिलजी के नाम से जाना गया 1290 सीई में। द खिलजी डायनेस्टी, द मेन रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी वॉज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन वॉज एन एम्बिशियस मैन। खिलजी डायनेस्टी का सबसे मेन रूलर था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। Delhi Sultanate expanded greatly under him. He captured Gujarat, Malwa and most of the Rajput state including Jaisalmer, Ranthambore and Chittor. उसने अपने साम्राज्य का बहुत ही विस्तार किया, बहुत सारे एरिया को उसने कैप्चर किया, युद्ध में जीता और इन सबको अपने साम्राज्य में मिलाया। लेड बाई देयर कमांडर मलिक काफूर, उसका कमांडर मलिक काफूर था। खिलजी आर्मी टर्न टुवर्ड्स द दक्कन एंड साउथ इंडिया। तो मलिक काफूर के नेतृत्व में खिलजी की जो सेना थी अब साउथ की तरफ भी गई। बिटवीन 1399 एंड 1311 मोस्ट ऑफ द किंगडम ऑफ द दक्कन हैड बीन डिफीटेड एंड फोर्स टू पे ट्रिब्यूट। इस तरह से 1309 और 1311 के बीच में जो दक्कन के अधिकतर किंगडम थे उसको मलिक काफूर और खिलजी की सेना ने डिफीट किया और इन्हें ट्रिब्यूट पे करने के लिए फोर्स किया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट द रूल ऑफ दिल्ली एक्सटेंडेड बियॉन्ड द विंध्य। ये पहली बार था कि जो दिल्ली है वो विंध्य के उस पार यानी साउथ की तरफ भी गई। अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ क्लेवर रूलर, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही चालाक राजा था और अच्छा प्रशासक भी था। ग्रेजुअली वॉट हिज एम्पायर अंडर हिज कंट्रोल, धीरे धीरे उसने अपने एम्पायर को अपने कंट्रोल में लिया। उसने बहुत सारे सुधार किए एंड इंश्योर दैट नॉवेल डिड नॉट कंस्पायर अगेंस्ट हिम। उसने ये भी इंश्योर किया कि जो नॉवेल्स हैं यानी सरदार हैं वो उसके खिलाफ साजिश न रच सकें। ही अपॉइंटेड स्पाई थ्रू आउट द सल्तनत, उसने अपने पूरे सल्तनत में, एम्पायर में जासूसों का एक नेटवर्क तैयार किया, अपॉइंट किए और पूरी खबर वो रखता था। Some of the economics reforms Alauddin employed to improve the efficiency of market and bring the price of goods under control. तो अलाउद्दीन खिलजी का जो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स था सबसे बहुत अच्छा था। उसने मार्केट के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई थी और जितने भी गुड्स थे मार्केट में उनके सामान को उसने अपने कंट्रोल में किया हुआ था। तो लेट्स फोकस ऑन द इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ही फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स ऑफ ऑल गुड्स, उसने जितने भी गुड्स थे, सामान थे मार्केट में, उनके प्राइस फिक्स किए थे, जैसे कि अनाज के, कपड़ों के, हॉर्सेस घोड़ों के। ऑफिसर वर पुट इन चार्ज, उसने ऑफिसर
मार्केट के लिए रखे थे, जो कि वो देखते थे कि ट्रेडर्स जो है रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वेयर हाउस वर सेट अप इन टू स्टोर एक्सेस ग्रेन। उसने गोदाम बनवाए थे, उन गोदामों में जो एक्स्ट्रा अनाज होता था उन्हें भर के रखा जाता था, विच कुड बी यूज्ड इन टाइम ऑफ फैमिन। जब कोई प्राकृतिक आपदा आती थी, बाढ़ हो जाए, सूखा हो जाए, अनाज का प्रोडक्शन नहीं होता था, तब इन अनाजों का इस्तेमाल होता था। एंड स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट भी उसने रखा हुआ था। पीपल हु प्रैक्टिस अ ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग, उन लोगों के लिए जो मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी या जमाखोरी करते थे, उनको वो पनिशमेंट भी देता था। आफ्टर खिलजी डेथ इन 1316 CE, 1316 में खिलजी के डेथ के बाद जो है गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली की गद्दी संभाली। गयासुद्दीन तुगलक फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी आफ्टर अ ब्रीफ रूल ऑफ अराउंड 4 ईयर। 4 साल ही वो रूल कर पाया था। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद जो है गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक राजा बना। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अंडर हिम द एम्पायर ग्रो टिल इट कवर्ड मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बहुत ही फेमस रूलर था दिल्ली सल्तनत का, और इसके समय में इसका एम्पायर बहुत ही डेवलप किया और इसने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मतलब अपने एम्पायर में मिलाया था। हिस्टोरियन ऑफन रिफर टू मोहम्मद बिन तुगलक एज ए मिक्सचर ऑफ अपोजिट। हिस्टोरियन जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अलग अलग बात करते हैं। वो इस पर क्वेश्चन भी बनता है कि वाई मोहम्मद बिन तुगलक कॉल्ड एन इंटेलिजेंट फूल। क्यों हिस्टोरियन जो है मोहम्मद बिन तुगलक को मिक्सचर ऑफ अपोजिट बोलते हैं। सम वॉज ए विजनरी एंड अ जीनियस, कुछ लोग बोलते हैं कल्पना में रहने वाला, कुछ बोलते हैं जीनियस। एंड अदर थॉट ही वॉज ए लुनैटिक, मतलब वो पागल मनुष्य है। मतलब सब हिस्टोरियन अपने अपने ढंग से उसको बताते हैं उसके बारे में। तो क्यों इसके बारे में ऐसा बोला जाता है। इंटेलिजेंट था, कैपेबल, उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ थे और अच्छा मिलिट्री कमांडर भी था, लेकिन उसके में 2 कमी थी। ही अपीयर्स हैव टू लेक 2 इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। क्या कमी थी। प्रैक्टिकल जजमेंट और कॉमन सेंस की कमी थी। ही इंट्रोड्यूस सम रेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स। उसने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स किए जो न सिर्फ उसके एडमिनिस्ट्रेशन यानी उसके एम्पायर के लिए खतरनाक साबित हुए, बल्कि जनता भी जो है वो काफ़ी परेशान हुई। तो अब हम जानेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसी कौन सी गलतियां की जिसकी वजह से उसे फूल, इंटेलिजेंट फूल बोला गया या मिक्सचर ऑफ अपोजिट बोला गया। तो फर्स्ट है टैक्सेशन ऑफ द दोआब। The word doab referred to the land between the covering river, especially the rich alluvial area between the Ganga and the Jamuna river. जो दोआब एरिया है वो गंगा और यमुना रिवर के बीच का एरिया माना जाता है। मैं आप लोगों को एक पिक्चर के थ्रू बताऊंगी। ये गंगा रिवर है जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ये यमुना है जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। फिर ये बंगाल और फिर बांग्लादेश होते हुए बे और बंगाल में गिर जाती हैं। तो गंगा और यमुना के बीच का जो लैंड है वो कहलाता है दोआब। इसी तरह ये 5 रिवर हैं, सतलुज, रावी, चिनाव, झेलम, इंडस। इन 5 नदियों के बीच का जो लैंड है वो कहलाता है पंजाब, और ये ब्यास है जो सतलुज का ट्रिब्यूटरी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोआब क्या है और पंजाब क्या है। तो दोआब एरिया जो काफ़ी फर्टाइल एरिया है, एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। मोहम्मद बिन इंक्रीज द लैंड टैक्स इन दोआब रीजन। मोहम्मद ने क्या किया कि इस एरिया में लैंड टैक्स को बढ़ा दिया। बहुत ही मेजर मिस्टेक थी मोहम्मद बिन तुगलक की। फार्मर इस वक्त टेरिबल फैमिनी से जूझ रहे थे, काफ़ी प्राकृतिक आपदा आई हुई थी, बाढ़, फिर इसके बाद सूखा पड़ गया। द रॉयल ऑफिसर रूथलेसली कलेक्टेड टैक्स, बहुत ही क्रूरता से वो टैक्स वसूलते थे। हैरेसमेंट, इस परेशानी से परेशान किया गया किसानों को। द फार्मर हैव अबंडेड देयर लैंड एंड फ्ली, और इस तरह से किसानों ने खेत अपना छोड़ दिया और वहाँ से चले गए। Muhammad was forced to withdraw his order and bring the farmer back to work on their land. मोहम्मद बिन तुगलक को फोर्स किया गया कि आप अपना आदेश वापस लीजिए ताकि फार्मर वापस आएँ और खेती करें। बट बाय देन इट वाज टू लेट, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को अपना आदेश वापस लेने में काफ़ी देरी हो गई थी। एज मच ऑफ द लैंड हैड बिकम बैरन, अधिकतर जो ज़मीनें थी वो बंजर हो गई थी।
तो ये मेजर मिस्टेक था मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट है शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल। मोहम्मद्स आइडियाज़ ऑफ शिफ्टिंग द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी और दौलताबाद इन द डेक्कन वाज परहैप्स हिज ग्रेटेस्ट मिस्टेक। मोहम्मद बिन तुगलक का ये जो कैपिटल शिफ्ट करने का जो आइडिया था, ये ग्रेटेस्ट मिस्टेक था, यानी इस मिस्टेक से भी बड़ा ये मिस्टेक था। द आइडियाज़ इट सेल्फ वॉज साउंड वंस दौलताबाद वॉज सेंट्रली लोकेटेड, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के हिसाब से ये आइडिया बहुत अच्छा था, क्योंकि दौलताबाद उसके एम्पायर के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड था, तो इट वुड हैव बीन ईजियर टू कंट्रोल द वास्ट एम्पायर। तो दौलताबाद से वो अपने पूरे एम्पायर को अच्छा से कंट्रोल कर सकता था। लेकिन उसने जो ये कैपिटल शिफ्टिंग का जो इसका आइडिया था, ये नॉट ओनली डिड ही मूव द गवर्नमेंट, उसने सिर्फ अपनी गवर्नमेंट को नहीं बोला कि चलो ठीक है भाई, मेरे जितने मंत्री हैं और हम लोग हैं, हम लोग सिर्फ मूव करेंगे, दौलताबाद शिफ्ट हो जाएंगे। ही ऑर्डर द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली टू मूव टू दौलताबाद। उसने पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन को बोला, दिल्ली वालों को बोला चलो दौलताबाद। 1000 डाइड मेकिंग द जर्नी। हज़ारों लोग तो रास्ते में यात्रा के दौरान ही मर गए, क्योंकि उस समय ट्रेन बस गाड़ियाँ तो चलती नहीं थी, वो पैदल जाएंगे या फिर बुलेट कार्ट्स, इन्हीं सब से जाएंगे। एंड फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेटल डाउन इन द न्यू सिटी, और काफ़ी कठिनाई हुई लोगों को नए शहर में सेटल होने में। द मंगोल्स इन द मीन टाइम स्टार्ट टैकिंग द एम्पायर बॉर्डर वंस अगेन। और इसी समय जो मंगोल्स थे उन्होंने एम्पायर जो साम्राज्य था उस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। आफ्टर 2 ईयर मोहम्मद रियलाइज हिज मिस्टेक। 2 साल के बाद मोहम्मद बिन तुगलक को ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ उसने गलती कर दी है। एंड ऑर्डर द पीपल टू मूव बैक टू दिल्ली। फिर उसने दिल्ली वालों को बोला कि चलो वापस दिल्ली चलो। मेनी सिटीजन डिड नॉट सर्वाइव द जर्नी। अधिकतर लोग जो है जर्नी को सर्वाइव नहीं कर पाए, रास्ते में ही वही डेथ किए। और दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई, दिल्ली लॉस्ट इट्स अर्लियर पॉम्प एंड स्प्लेंडर। दिल्ली की जो समृद्धि थी, जो संपन्नता थी, वो अपनी वो खो चुकी थी अब। तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक का कैपिटल शिफ्टिंग का जो ये फार्मूला था, ये भी फेल हुआ। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू कॉइनेज सिस्टम। द इम्प्रूव द फाइनेंस ऑफ हिस एम्पायर। अपने एम्पायर के फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए मोहम्मद इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ टोकन करेंसी। उसने टोकन करेंसी का सिस्टम इंट्रोड्यूस करा। क्या था ये सिस्टम? कॉपर कॉइन ऑफ द सेम वैल्यू एज दैट ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर इशू। उसने गोल्ड और सिल्वर कॉइन के वैल्यू के समान ही कॉपर कॉइन को इशू कर दिया। कॉपर वॉज ईजिली अवेलेबल, पीपल बिगेन टू मिंट देयर ओन कॉइन। कॉपर बहुत ईजिली अवेलेबल था, लोग जो है अपने घरों में कॉइन बनाने लग गए। अब क्या हुआ प्रॉब्लम, बहुत सारा फेक कॉइन जो है सर्कुलर में आ गया। वैल्यू ऑफ द करेंसी फेल, जो करेंसी की वैल्यू थी वो गिर गई। चारों तरफ मार्केट में कन्फ्यूज़न हो गया। मोहम्मद वाज फोर्स टू रिकॉल द कॉइन आफ्टर 4 ईयर। 4 साल के बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने इस ऑर्डर को वापस लिया। तब तक जो है वॉज एन इनॉमरस लॉस द स्टेट ट्रेजरी। उसका जो एम्पायर का खजाना था वो बहुत ही हानि में चला गया। आफ्टर मोहम्मद डेथ हिज कज़न फ़िरोज़ शाह केम टू द थ्रोन। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका कज़न जो था फ़िरोज़ शाह तुगलक, वो गद्दी पर बैठा। वो बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था। उसके एम्पायर के समय बहुत सारे रिवोल्ट हुए। 14th सेंचुरी तक आते आते जो दिल्ली सल्तनत था वो बहुत छोटा रह गया, यानी पंजाब और दिल्ली का आसपास का एरिया ही अब दिल्ली सल्तनत में शामिल था। इसी समय क्या हुआ, 1398 में तैमूर मंगोल था, समरकंद का रहने वाला, सेंट्रल एशिया से, डिसेंडेड ऑफ चंगेज़ खान, जो कि चंगेज़ खान का वंशज था। उसने दिल्ली की रिचनेस के बारे में सुना, इंडिया बहुत अमीर है, सोने की चिड़िया है। तैमूर मार्च टू दिल्ली। अब जो है वो सोने की चिड़िया को लूटने जो है अब दिल्ली की तरफ मार्च किया, बड़ी सेना, विशाल सेना के साथ। कैप्चर्ड द सिटी आफ्टर अ ब्लडी बैटल। उसने दिल्ली को कैप्चर किया और वहाँ पर एक खूनी संग्राम किया। तैमूर लेफ्ट बिहाइंड वन ऑफ हिज ऑफिसर सैयद खिज्र खान। तैमूर जब दिल्ली को लूट लिया, लूट के जब वापस जाने लगा तो वो अपना एक ऑफिसर खिज्र खान को यहीं छोड़ गया। बाद में उसने ही दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया। सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। खिज्र खान established द सैयद डायनेस्टी, द रूल ऑफ द सैयद। खिज्र खान जो कि तैमूर का ऑफिसर था, उसने सैयद डायनेस्टी इस्टेब्लिश की, लेकिन ये सैयद डायनेस्टी जो है बहुत लंबे समय तक रूल नहीं कर पाई, उसकी जगह लोधी डायनेस्टी आ गई।
लोधी डायनेस्टी के समय जो है दिल्ली सल्तनत सिकुड़ के बहुत छोटा रह गया, सिर्फ दिल्ली के आसपास का एरिया ही लोधी डायनेस्टी में शामिल था। इब्राहिम लोधी वॉज द लास्ट किंग ऑफ द लोधी डायनेस्टी एंड लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। इब्राहिम लोधी लोधी डायनेस्टी का आखिरी रूलर था और दिल्ली सल्तनत का भी। ही वॉज एन इंटॉलरेंट एंड ऑटोक्रेटिक रूलर। वो काफ़ी असहिष्णु और निरंकुश राजा था, यानी तानाशाही वाला। मच डिसलाइक बाय हिज पीपल, जनता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, दौलत खान द गवर्नर ऑफ पंजाब इन्वाइटेड बाबर और डिसेंडेंट ऑफ तैमूर टू इन्वेड इंडिया एंड ओवरथ्रो इब्राहिम लोधी। तो दौलत खान लोधी जो पंजाब के गवर्नर थे, वो भी जानते थे कि जनता इब्राहिम लोधी को पसंद नहीं करती है, तो उसने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और दौलत खान लोधी ने बाबर, जो कि तैमूर का वंशज था, उसको इनवाइट किया। बोला इंडिया आओ और इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंको। बाबर defeated and killed Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526. With this began the rule of the Mughal in India. बाबर 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में उसने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया और किल्ड भी कर दिया, और इसी के साथ ही मुग़ल साम्राज्य की स्थापना भारत में हो गई। द मैप शोन अस हाउ द दिल्ली सल्तनत ग्रेजुअली एक्सपेंडेड देयर एम्पायर। इस मैप के थ्रू हमें पता चलता है कि कैसे दिल्ली सल्तनत ने अपने एम्पायर को बढ़ाया, विस्तार किया। टिल दे हैड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर ऑल द नॉर्थ इंडिया एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर पार्ट ऑफ द डेक्कन। दिल्ली सल्तनत का नॉर्थ इंडिया पर डायरेक्ट कंट्रोल था, लेकिन दक्कन में भी कुछ हिस्सों पर उसका इनडायरेक्ट कंट्रोल था। लेट्स फोकस ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अंडर द दिल्ली सल्तनत। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो दिल्ली सल्तनत में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसने तकरीबन 500 सालों तक प्रभावित किया, यानी वही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम 500 सालों तक लागू रहा। टिल द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश, जब तक ब्रिटिश नहीं आए तब तक यही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलता था। तो लेट्स लुक सम ऑफ इट्स मेन फीचर, तो जानेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था। द सुल्तान वॉज मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द एम्पायर। सुल्तान सबसे पावरफुल होता था अपने एम्पायर में, और उसको हेल्प करते थे नोबल, सोल्जर एंड ऑफिसर। ओवर टाइम सुल्तान केम टू बी सीन एज द गॉड रिप्रेजेंटेटिव वंस। समय बीतने के साथ साथ सुल्तान को गॉड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखा जाने लगा। नेक्स्ट है नॉवल्स। मोस्ट ऑफ द नॉवल्स वर द टर्कीज और अफगान डिसेंडेंट। अधिकतर जो नॉवल्स थे वो टर्की और अफगान वंशज थे, और उन्होंने हेल्ड इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन द गवर्नमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन ली हुई थी, और इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट के वो हेड थे, जैसे कि फिनेंस, आर्मी, रिलीजियस। नॉवेल्स जो थे वो बहुत ही पावरफुल थे। सुल्तान के कई बार राजाओं के खिलाफ जो है वो साजिश भी किया करते थे। तो अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे रूलर ने इनके पावर को कंट्रोल किया हुआ था नॉवेल्स के। वजीर, जो प्राइम मिनिस्टर के भी बोला जा सकता है, वो मैनेज करता था फाइनेंस एम्पायर के फाइनेंस डिपार्टमेंट को। ओवरऑल सभी डिपार्टमेंट को वजीर जो है वो देखता था। नेक्स्ट है इक्ता सिस्टम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या था, एम्पायर को डिवाइड किया गया था छोटे छोटे लैंड में, जिन्हें इक्ता बोला जाता था, विच वर गिवन टू नॉवेल्स एंड मिलिट्री ऑफिसर। ये ज़मीनें जो है नॉवेल्स और मिलिट्री ऑफिसर को दी जाती थी। जो ये इक्ता जिन्हें दी जाती थी उन्हें इक्तादार बोला जाता था। वर अलाउड टू कलेक्ट टैक्सेस। इक्तादारों को ये परमिशन था कि वो इन ज़मीनों से टैक्स वसूला करते थे, और जो टैक्स उन्हें पैसा मिलता था उसको वो लोग यूज़ करते थे आर्मी को मेंटेन करने में। शुरुआत में तो ये इक्ता जो थी वो हेरिडिटरी नहीं थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया ये इक्तादार जो है, इक्ता व्यवस्था जो है, इक्ता सिस्टम हेरिडिटरी होती गई, और ये इक्तादार काफ़ी पावरफुल हो गए। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, कॉज फॉर द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण थे, यानी दिल्ली सल्तनत क्यों ख़त्म हो गई। तो देयर वर नो फिक्स्ड लॉ ऑफ सक्सेशन का कोई फिक्स लॉ नहीं था। जो पावरफुल होता था वो कमज़ोर को मार के राजा बन जाता था। Many of the sultan could not gain the confidence of the people because of the autocratic nature of their rule and their policy of religious intolerance. अधिकतर जो सुल्तान थे उनको सुल्तानों ने जनता का कॉन्फिडेंस नहीं लिया, क्योंकि वो लोग तानाशाही नेचर था उन लोगों का, और जो धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाते थे, इसी वजह से जनता उन्हें पसंद नहीं करती थी। इन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस लॉन्च बाय मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे
लॉन्च किए जो कि इनप्रैक्टिकल थे, जैसे कि दोआब में टैक्स बढ़ा दिया, कैपिटल चेंज कर देना, टोकन करेंसी ले आया। ये सब क्या हुआ, न सिर्फ जनता के लिए परेशानी का सबब बने बल्कि उसके साम्राज्य के लिए काफ़ी हार्मफुल रहे। फिर नोबल जो थे, सरदार जो थे बड़े बड़े, उन लोगों ने कई बार सुल्तान के खिलाफ साजिश भी करी और कई बार वो सक्सेस भी होते थे। वाइल द एम्पायर हैज़ एक्सटेंडेड वास्टली, जो इस समय दिल्ली सल्तनत था काफ़ी विशाल था, बड़ा था, और कम्युनिकेशन जो था वो काफ़ी पुअर था। इसी वजह से जो सुल्तान थे अपने एम्पायर को प्रॉपरली संभाल नहीं पाते थे। अंडर द लेटर सल्तनत द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी केम टू बी नेग्लेक्टेड। लेटर सुल्तनत जब आया सैयद अनलोडी, तो उस समय आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया, उसको काफ़ी नेग्लेक्ट किया गया। फिर इन्वेंशन बाय द मंगोल्स वीकेंड द सल्तनत, बार बार मंगोलों ने एम्पायर पर, सल्तनत पर आक्रमण किया, जिससे कि काफ़ी कमज़ोर हो गया दिल्ली सल्तनत। तो आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू चिल्ड्रन।